हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हम जो यहाँ पर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के यहाँ पर जो चैप्टर है। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से। और देखा जाए तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। कहते स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में सहमति और असहमति के विभिन्न क्षेत्रों पर परीक्षण करें। मैं बता दूं इस क्वेश्चन की गहराई क्या है। इस क्वेश्चन की गहराई ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय दो विचारधारा थी। कुछ व्यक्ति जो थे कहते हैं साम्यवादी की तरफ अपना विचारधारा रखते थे, तो कुछ व्यक्तियों का विचार जो है पूंजीवादी की तरफ था। कोई हमें साम्यवादी अपनाने के लिए कह रहे थे तो कुछ विचारधारा जो थे पूंजीवादी की तरफ थे। अब इस दुविधा भरे समय काल में हमें उसको अपनाना था जो हमारे लिए आगे चल के एक आदर्शमय भारत की स्थापना करने में सहयोग दे सके। इसलिए देखा जाए तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय ये दो परिस्थिति काफ़ी विकट थी कि हम साम्यवादी की तरफ जाएं या पूंजीवादी की तरफ जाएं। क्वेश्चन यही है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में सहमति और सहमति के बीच क्षेत्रों का परीक्षण करना है कि आखिर उनमें कैसे सहमति बनी और हमने किस चीज़ को अपना के आगे बढ़ा। क्योंकि दुनिया जो थी दो खेमों में उस समय बटी थी। एक साम्यवादी जिसको यूएसएसआर कंट्रोल यानी सोवियत संघ कंट्रोल कर रही थी, और एक पूंजीवादी जिसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। और भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था। भारत किसी भी एक खेमे में जाने में समर्थ नहीं था और भारत नहीं चाहता था कि किसी एक खेमे का जो है पिट्ठू बन के रहा जाए। इसलिए भारत ने अपने आप को अलग थलग रखा। और देखा जाए तो आर्थिक मॉडल पर सहमति आज़ादी के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में काफ़ी चर्चा हुई और उसमें जो कंक्लूजन निकला वो काफ़ी दिलचस्प था। कहते विकास अधिक आधुनिक बनाने के बाद में था और आधुनिक पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरफ बनने के बाद में था कि विकास को जो है पश्चिमी देशों की औद्योगिक की तरफ ले जाने की बात थी। लेकिन भारत इन दोनों मॉडल में से किसी भी एक को अपनाने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि दोनों को अपनाना भी संभव नहीं था। इसलिए भारत देखा जाए तो भारतीय योजनाकारों ने विकास के दो मॉडल अर्थात विकास का पूंजीवादी मॉडल और विकास का समाज मॉडल में किसी भी का पालन नहीं किया, क्योंकि दोनों खेमों में जाना संभव नहीं थी और नहीं दोनों खेमों से अलग भी रहना संभव नहीं था। तो हमें ऐसा रास्ता अपनाना था जिससे हमारे देश का विकास हो सके। भारत ने इन मॉडलों दोनों तत्वों को अपनाया, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी भारत दोनों खेमों में ना जाके दोनों खेमों के कुछ कुछ गुण जो है अपनाए। इसलिए भारत के इन दोनों मॉडलों के तत्व अपनाए और इसलिए भारत के जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। मिक्स इकोनॉमिक्स को भारत ने अपनाया, यानी दोनों के आधे आधे गुण से जो है भारत ने मिश्र अर्थव्यवस्था का जो है सूत्रपात किया। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र अच्छी तरह से फले फूले। देखा जाए तो मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाने के कारण भारत के निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो थे काफ़ी फले फूले और आगे बढ़े। भारत में राज्य में प्रमुख उद्योग को नियंत्रित किया गया और औद्योगिक बुनियादी ढांचा भी इसको प्रदान किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो आर्थिक मॉडल पर असहमति कई विद्वानों द्वारा मिश्र अर्थव्यवस्था की आलोचना भी की गई।
देखा जाए तो बहुत से विद्वानों ने मिश्र अर्थव्यवस्था की भी आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान और विकास के लिए प्रोत्साहित देने से इनकार कर दिया था। और ऐसी बात नहीं थी कि हमने निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान और विकास के प्रोत्साहन देने से इनकार किया था। हमने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को ही बुनियादी रूप से उसके औद्योगिक ढांचा को मजबूती प्रदान करने की कोशिश किया गया। विस्तारित सार्वजनिक क्षेत्रों में शक्तिशाली नीति स्वार्थ प्रदान किए, जिन्होंने लाइसेंस और परमिट प्रणाली स्थापित करने के माध्यम से निजी पूंजी के लिए पर्याप्त बाधाएं भी खड़ी कर दी। कहते हैं कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। यहाँ पर लाइसेंस और परमिट प्रणाली स्थापित करने के माध्यम से निजी पूंजियों के लिए पर्याप्त बाधाएं अवश्य खड़ी हुई। कुछ आलोचकों का राय है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उस दौर में जहां गरीब कम नहीं हुई थी, गरीबों की संख्या में प्रतिकूल वृद्धि हुई थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ आलोचकों ने ये बात सही भी कही कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उस दौर में जहां गरीबी कम नहीं हुई थी, गरीबों की संख्या बढ़ी चली थी। और आधुनिक युग में कुछ समस्या इसी प्रकार से है। हम अगर आज आधुनिक युग की बात करें, यहाँ सरकार सबसे आगे अपने आप को समझ रही है, काफ़ी पीठ थपथपा रही है। तो इस समय उससे भी विकट समस्या है। आज दिन प्रतिदिन गरीबों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और इवन बेरोजगारी की समस्या तो अपनी चरम सीमा पे है। अगर हम आज की तुलना करें पुराने समय से, तो आज का और भी बुरा परिस्थिति है। कहते हैं जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन देखा जाए तो हम काफ़ी आधुनिक भी हुए हैं। लेकिन आधुनिक होने के नाते हमने बहुत चीज़ों में अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च नहीं किया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि सार्वजनिक क्षेत्रों ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना नहीं मान्यता दी। राज्य ने उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र लाभ कमाता था। यानी राज्य ने उन क्षेत्रों पर काफ़ी दिलचस्पी दिखाई जो उस समय लाभ कमा रहे थे। राज्य की नीतियों ने घरेलू बाजारों में वस्तुओं के आयात उत्पादन को प्रतिबंधित भी कर दिया। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य ने उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र लाभ कमाता था और राज्य की नीति ने घरेलू बाजार में वस्तुओं के आयात और उत्पादन को काफ़ी हद तक प्रतिबंधित भी किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें सस्ता बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं बचा था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें सस्ता बनाने के लिए कोई भी रास्ता बाकी नहीं था। देखा जाए तो तमाम आलोचना के बाद सरकार ने 1951 में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई। क्योंकि देखा जाए तो जो मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाई गई, कई आलोचकों ने इसकी आलोचना किया और कई लोग असमर्थ थे। इसीलिए देखा जाए तो इन सारे आलोचनाओं के कारण भारत सरकार ने 1991 में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का अनुसरण किया, जिससे हर लोगों को प्रोत्साहन किया जा सके। और इन नीतियों के नई अर्थव्यवस्था नीति भी कहा गया, जहां निजी कंपनियां अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेती है और सरकार केवल आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि निजी कंपनियां अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेती है, कि निजी कंपनियों में कोई तरह की पराधीनता नहीं रहती है, वो आज़ाद रहती है। सरकार सिर्फ आर्थिक मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, NCERT CBSE के रिगार्डिंग आधारित है और ये क्वेश्चन का महत्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखा जाए तो यह क्वेश्चन साफ है कि भारत में नियोजित विकास के आरंभिक चरणों के परिणामों का आकलन करना है। कि भारत में जो नियोजित किया गया था विकास की आरंभिक चरण से, उसका क्या परिणाम निकला। यानी भारत में नियोजित विकास का जो आरंभ किया गया था, उसका क्या परिणाम निकला। तो क्वेश्चन को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तब तक आप आंसर करने के लिए भी सक्षम नहीं हो पाते हो। तो क्वेश्चनों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि भारत में नियोजित विकास का जो आरंभिक चरण थे, उसके क्या परिणाम निकले। देखा जाए
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के भविष्य के विकास के लिए एक योजना तैयार करने के लिए एक योजना समिति की स्थापना किया। और ये देखा जाए तो भारत का आज़ाद होने से पहले ही जो है योजना विकास की नीति को आरंभ किया गया। यानी देखा जाए तो 1938 में जो है 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के भविष्य के विकास के लिए एक योजना तैयार करने की योजना समिति की जो है स्थापना किया। और देखा जाए तो अप्रैल 1951 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियोजित विकास कार्यक्रम को अपना लिया। ये MCQ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भारत ने नियोजित विकास कार्यक्रम को कब अपनाया था। तो ये तो बन गया था 1938 में ही, लेकिन जो इसको अमल में लाई गई, अपनाई गई अप्रैल 1951 में अपनाई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है। और यह महसूस किया गया कि नियोजित विकास की प्रक्रिया ने एक अच्छा आर्थिक विकास और भूमि सुधार तैयार किया। यानी जो नियोजित विकास का हमने यहाँ पर अनुसरण किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ और उसने एक अच्छा आर्थिक विकास और भूमि सुधार तैयार करने का अपना एक प्लेटफॉर्म दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए तो भारत के आर्थिक विकास और भूमि सुधार की नींव के लिए नियोजित विकास से संबंधित कुछ बिंदुओं का उल्लेख नीचे दिए गए हैं जो हमारा परिणाम थी। तो उन परिणामों को एनालाइज करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या क्या परिणाम हुआ और जो है नियोजित विकास के आरंभिक चरणों का। तो चलिए परिणाम पे हम नज़र डालें। तो यहाँ हमारे समक्ष परिणाम आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया और देश के संसाधनों को सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग की स्थापना भी की। तो देखा जाए पहला परिणाम काफ़ी सुखद था कि 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया और देश के संसाधनों को सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई। कहते हैं योजना आयोग ने विकास की प्रक्रिया शुरू की जिससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी और नए अवसर भी मिलेंगे। योजना आयोग का यहाँ पर देखा जाए तो मतलब बहुत ही साफ था कि भारतीय लोगों की जीवन स्तर में वृद्धि करना और नए अवसरों को जो है तलाशना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी थी। देखा जाए तो मूल्य रूप से निर्धारित दीर्घकालिक उद्देश्य के अनुसार 1970 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना और संचार मानकों को 70% तक बढ़ाना इसका एक मुख्य उद्देश्य बन गया था। कि मूल रूप से निर्धारित दीर्घकालीन उद्देश्यों के अनुसार 1970 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना और संचार मानकों को जो है 70% तक बढ़ाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना अपने साथ एक योजनाबंदी देश का युग लेकर आई जिसका कुल परिव्यय था देखा जाए तो 2249 करोड़, जिसके 2 उद्देश्य थे। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आया कि पहली पंचवर्षीय योजना अपने साथ एक योजनाबंदी देश के युग लेकर आई जिसमें मुख्य तौर से जो था 2249 करोड़, जिसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। देखा जाए तो हरित क्रांति जैसे क्रांति ने 75.6 मिलियन टन तक खाद्यान्न उत्पादन का कीर्तिमान हासिल किया। देखा जाए तो हरित क्रांति ने यहाँ पर बहुत बड़ी जो है कीर्तिमान हासिल किया, यानी 75.6 मिलियन टन खाद्य उत्पादन का जो है कीर्तिमान हासिल करना काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर कहते हैं भूमि सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और साक्षरता दर के मामलों में भी केरल मॉडल बहुत ही प्रभावित था। यानी देखा जाए तो केरल मॉडल जो अपनाई गई थी उसको काफ़ी सारे भारत में अपनाने की कोशिश की गई, क्योंकि देखा जाए तो भूमि सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य और साक्षरता दर के मामलों में केरल मॉडल जो थी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप भूमिहीन किसानों के बीच भूमि वितरण की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और परिणाम स्वरूप जो भूमिहीन किसानों के बीच भूमि वितरित की गई। इसके अलावा श्वेत क्रांति और नीली क्रांति ने देश के विकास को और भी आगे बढ़ाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है।
कि इसके अलावा श्वेत क्रांति, नीली क्रांति ने देश के विकास को आगे बढ़ाया। कहते हैं 1990 में हमने मिश्र अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसके कारण विकास की योजना में वृद्धि हुई और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी निवेश की अनुमति मिली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1990 में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और जिसके कारण विकास की योजना में वृद्धि हुई और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी निवेश की अनुमति मिल गई। उसके बाद देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य और प्रौद्योगिकी को अपनाया गया, इसलिए भारत भोजन के मामलों में आत्मनिर्भर बना। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था जहाँ पर कृषि के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया और इसलिए भारत जो है भोजन के मामलों में आत्मनिर्भर बन सका। कहते हैं 1991 में भारत सरकार ने नई अर्थव्यवस्था नीति यानी वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को अपनाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं इससे विकास में बहुत मदद मिली और इस प्रकार योजना से सशक्तता, बुनियादी ढांचे और सकल घरेलू उत्पाद के मामलों में भारत की वृद्धि हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इससे विकास में काफ़ी मदद मिली और भारत का देखा जाए तो योजना से साक्षरता दर और बुनियादी ढांचे और जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में काफ़ी वृद्धि हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है एग्जाम व्यू से। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, भारत के योजना आयोग की संरचना एवं कार्य के संक्षेप में हमें वर्णन करना है। भारत की योजना आयोग की संरचना कैसी है और इसकी कार्य क्या है। देखिए एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इस क्वेश्चन को जो है महत्व रखते हुए इसके जो है 4 पॉइंट ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में, और ये आपको याद करना भी बहुत काफ़ी आसान हो जाएगा कि भारत की योजना आयोग की संरचना और कार्य का जो है हमें बताना है। योजना आयोग की सबसे पहले संरचना की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के प्रधानमंत्री आयोग के मुख्य अध्यक्ष होते हैं। ये योजना आयोग की संरचना है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जो है मेन होते हैं और ये आयोग के मुख्य अध्यक्ष होते हैं। देखा जाए तो आयोग में एक उपाध्यक्ष का भी पद रखा गया है, यानी आयोग में इसी संरचना के अंतर्गत एक उपाध्यक्ष भी होता है। इवन देखिए तो वित्त मंत्री और योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री और योजना मंत्री इस आयोग के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयोग में 4 से 7 पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आयोग में 4 से 7 पूर्णकालिक विशेषज्ञ का इसमें प्रावधान की गई है। तो ये संरचना है। तो आप समझ गए होंगे भारत के प्रधानमंत्री इसका मुख्य अध्यक्ष होते हैं। आयोग में एक उपाध्यक्ष का भी प्रावधान किया गया है और वित्त मंत्री और योजना मंत्री जो है इस आयोग के जो है पदेन सदस्य होते हैं और इसमें 4 से 7 जो है पूर्वकालिक विशेषज्ञ सदस्य भी इसमें सम्मिलित होती हैं, जो सभी राय विचार पे अपना विचारधारा रखते हैं। आगे जो हमारे समक्ष आया है योजना आयोग के कार्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है कि योजना आयोग के कार्य क्या हैं। देखा जाए तो देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करना, उन्हें बढ़ाने की संभावना जांच करना, ये मुख्य आयोग जो योजना आयोग का कार्य है। तो यहाँ पर साधारण शब्दों में मैं बता दूं कि योजना आयोग के जो है कार्य होता है कि वो देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का जो है आकलन करे, पता करे और उन्हें बढ़ाने की संभावनाओं की जांच करे। आप ये बात से तो सहमत हो गए ही होंगे कि किसी भी देश के आगे बढ़ने में उसके संसाधन जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और जिन देशों में संसाधनों की बहुत ही कमी है उन देशों में जो है काफ़ी विकास होने की संभावना बहुत कम जाती है। लेकिन विकास तब करती है जब सरकार की अच्छी नीति होती है। अब देखा जाए तो यह भारत में ये योजना आयोग के कार्य यही रखी गई है कि देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का जो है जांच पड़ताल करना
और उन्हें बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशना। क्योंकि देखिए, अगर संभावनाएं बढ़ेंगे तो देश में हर तरह की जो है बुराइयां ख़त्म होगी, इवन बेरोजगारी भी ख़त्म होगा और गरीबी भी ख़त्म होगा। इसलिए जो हमारे देश में है उसके बढ़ाने की संभावनाओं का जांच करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं कि देखिए, तो देश के संसाधनों को सर्वाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजना बनाना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश के संसाधनों को सर्वाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजनाएं बनाना, और योजनाएं बनाकर ही हम सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित कर सकते हैं। और ये कार्य है, और ये कार्य योजना आयोग द्वारा होती है कि हम संतुलित बनाने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। उसके पश्चात प्राथमिकता निर्धारित करना और उन चरणों की परिभाषित करना जिनमें योजना के क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। यानी प्राथमिकता निर्धारित करना कि कौन चीज़ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात की प्राथमिकता निर्धारित करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और उन चरणों को परिभाषित करना जिसमें योजना आयोग क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है। इवन देखें तो आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने वाले कारकों को इंगित करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने वाले कारकों को इंगित करना। इसका अर्थ यही हुआ कि जो आर्थिक विकास के अवरुद्ध, कौन चीज़ ऐसा है जो आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर रहा है, उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उन अवरुद्ध कारकों को पता करना और उसको इंगित करके जो है उस पर एक्शन लेना, ये योजना आयोग का सबसे प्रमुख कार्य होती है। तो यहाँ पर संरचना और कार्य आप बहुत ही आसान शब्द से समझ गए होंगे कि नए भारत के निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा की गई आरंभिक पहल क्या थी। यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल साफ है कि नए भारत के निर्माण। आप सोचिएगा कि भारत नया कैसे है। दोस्तों, जब बच्चे का जन्म होता है तो संसार में वो नया होता है, और देखा जाए तो अंग्रेज़ों से हमें छुटकारा मिली, और उस समय जो कि 250 सालों से अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर दबदबा था और हमें गुलामी की जीवन व्यतीत करने पे मजबूर किया जा रहा था। और मैं बता दूं कि सिर्फ 10,000 अंग्रेज़ों ने हम करोड़ों की जनसंख्या वाले को जो है अपने इशारों पे नचाया। ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं 10,000 अंग्रेजी सैनिक ने हम करोड़ों से अधिक जनसंख्या के निवास करने वाले थे और हमारी ये दुर्दशा कर दी। ये बहुत ही आश्चर्यचकित की बात है। कहते हैं जनसंख्या उस समय भी कहते हैं अरबों के आसपास था, और इतनी जनसंख्या, इतनी अधिक जनसंख्या को 10,000 सिर्फ सैनिकों ने हमारे देश पे कब्जा किया और हमें गुलामी की दास्तां की तरफ धकेला। और ये बहुत ही अफसोस की बात है। कारण क्या था? कहते ये समय भारत नहीं थी। आज़ादी के समय जब हमें आज़ादी मिली तो उस समय भारत जो था एक सामान्य था। न हमारे पास दूसरे देशों का कोई दबदबा था, न किसी दूसरे देशों का हमारा कोई अपॉर्चुनिटी थी। हम जैसे चाहें देश को हम मोड़ सकते थे। जैसे एक बालक होता है, बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे आप शिक्षा दोगे वैसा ही बच्चा आगे बढ़ेगा। सेम वही होता है कि भारत उस समय आज़ाद हुआ था। हम जैसे मर्जी वैसे देश को जो है प्रगति कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ हमें मिली हमने इसका फ़ायदा सही से नहीं उठा पाए। लेकिन देखा जाए तो यहाँ भारत के निर्माण के लिए योजना आयोग बनाई गई, और योजना आयोग की काफ़ी महत्वपूर्ण पहल थी। और योजना आयोग ने यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी आरंभिक पहल की कि कैसे भारत को जो है विकास की रास्ता पर ले जाया जाए। और इसमें सबसे पहले नए भारत के लिए जो योजना आयोग ने कदम उठाया वो था, भारत के बाद, आज़ादी के बाद देखा जाए तो भारत गरीबी से पीड़ित था। हर क्षेत्र में गरीबी की संख्या बढ़ी हुई थी। कहते हैं 50% से भी अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, और साक्षरता दर भी बहुत कम थी। अगर इसी बात को मैं आज के साथ तुलना करूं तो आप हैरान हो जाओगे कि भारत में आज़ादी के समय 50% से अधिक थी गरीबी रेखा, और आज भी वही स्थिति पैदा है। आज भी भारत में 50% से अधिक लोग जो है गरीबी रेखा
से नीचे आई है, वो सरकार का रिकॉर्ड है। अब सोचिए, क्या भारत में कुछ बदलाव हुआ है? आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि गरीबी पहले भी बरकरार थी, गरीबी आज भी बरकरार है। साक्षरता दर बहुत कम थी। हम ये बात करते हैं कि आज़ादी के समय चलिए गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, शिक्षा मुफ्त नहीं थी, बहुत कुछ थी जिसके कारण साक्षरता दर बहुत कम थी, लोगों में समझ भी कम थी। लेकिन क्या आज की तुलना आप कर सकते हो शिक्षा के स्तर का? क्या आज शिक्षा का स्तर बहुत सुधरा है? आप तो कहिएगा कि सरकार ने बहुत सुधार किया है, 85% से अधिक शिक्षा का स्तर बढ़ाई है, और केरल में तो सबसे अधिक केरल शिक्षा है। केरल जो है देश बहुत सारे काफ़ी शिक्षित है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि सरकार ने क्या डेफिनेशन दिया है साक्षरता दर की, कि जो व्यक्ति किसी भी को लिख सके, पढ़ सके, समझ सके, उसको साक्षर कहा जाता है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हमारे देश में 50% से कम बच्चे हैं जिनको लिखना पढ़ना समझना आता होगा, और 50 से अधिक बच्चे हैं जिनको लिखना पढ़ना समझना नहीं आता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि साक्षरता दर हमारे देश की उच्च है? मैं खुद इस बात को एहसास करता हूं और मुझे विश्वास है। आप अपने क्षेत्र में चले जाओ, आपको हर क्षेत्र में जो है बच्चे 10वीं तक हो भी होंगे, लेकिन उनको पढ़ना लिखना समझना नहीं आता है। तो सरकार जो है किस बात के लिए अपना पीठ थपथपा रही है और शिक्षा स्तर के उच्च स्तर बनाने की कोशिश कर रही है? मैं तो आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, आप किसी भी डिप्लोमा कोर्स में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, एक बार आप एडमिशन करवा लीजिए, आप पास होके ही निकलोगे। चाहे वो 4 साल में हो, चाहे 5 साल में, चाहे 10 साल में, आप कभी ना कभी ज़रूर पास होके ही निकलोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि बच्चे कंपार्टमेंट में जाते हैं, 1-2 में सप्ली दी जाती है, लेकिन फेल पूरी तरह से नहीं होती हैं। और वो बच्चा का अगर रिकॉर्ड पता करोगे पढ़ाई लिखाई में, तो उनको एक लेटर तक भी लिखने नहीं आएगा। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम किस बात के लिए अपने आपको कहते हैं कि शिक्षा का स्तर भारत में उच्च है, आज भी उच्च नहीं है। और ये सब कहीं ना कहीं सरकार की जो है बेरुखी और सरकार की कमजोरी है। कहते हैं अगर देश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो जनता की स्टैंडर्ड लाइफ भी बढ़ेगा, उनकी सक्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन शिक्षा को देखा जाए तो सिर्फ आज के समय में राजनीतिक खेल बना दिया है, राजनीतिक खेल बना के रख दिया है। शिक्षा में लिखा होता है कि लालच बुरी वाला है, लेकिन हम लोग लालच में ही पड़े हुए हैं। कहते हैं जो मंत्री भ्रष्ट होते हैं उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, लेकिन हम उन्हीं मंत्रियों को चुनते हैं जो भ्रष्ट होते हैं। कहते हैं गुंडे लोगों को तो समाज में जगह ही नहीं होना चाहिए, लेकिन हम गुंडे लोग को ही समाज में आदरणीय स्थान दे देते हैं। तो हमारी मानसिकता क्या है आप स्वयं समझ सकते हो। हम कैसे कह दें कि नए भारत का निर्माण हो रहा है? हम जहाँ थे हम वहीं हैं। पहले भी कहते हैं बहुत से ऐसी दास्तां थी जहाँ भारत गुलाम हुआ। देखा जाए तो बहुत बड़ी दास्तां है, उसको बताना समय की बर्बादी होगी, आप स्वयं ही समझदार हो। कहते हैं इसलिए भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया। मार्च 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना भी की गई। कहते हैं कि भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया, मार्च 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग के पंचवर्षीय योजना और मिश्र आर्थिक नीतियों के संदर्भ में जो है विकास की संरचना को आगे बढ़ाई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना और मिश्र आर्थिक नीतियों के संदर्भ में विकास संरचना की योजना बनाई। और देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र और बांधों सिंचाई सुविधाओं पर जोर दिया गया। ये तो आप भली भांति याद ही होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास के लिए हर संभव कोशिश की गई थी। इससे साक्षरता दर में काफ़ी वृद्धि हुई और इसमें जो है बचत पर जोर दिया गया, इसलिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इससे साक्षरता दर में काफ़ी वृद्धि हुई और इससे बचत पर जोर दिया गया और इससे प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी वृद्धि हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास और ढांचागत विकास के ऊपर केंद्रित थी।
दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, कहते हैं औद्योगिक विकास और ढांचागत विकास पर केंद्रित की गई थी, ताकि उद्योगों में कृषि उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी बढ़े। यानी उद्योगों में कृषि और उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए जरूरी थी। देखिए, अगर कोई उद्योग लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं वो कृषि से ही संबंधित होती है। ये तो आपको समझ होगा ही होगा कि कोई उद्योग लगाई जाएगी तो कृषि का ही अपना महत्वपूर्ण, कि कृषि के अंतर्गत ही उन्हें कच्चे रॉ मटेरियल मिल सकता है। और देखा जाए तो उद्योग और कृषि एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह नजर आती हैं। अगर मान लीजिए उद्योग नहीं रहेगा तो सामान आगे नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कृषि नहीं रहा तो उद्योग नहीं चलेगा। यानी ये दूसरे पर डिपेंडेबल है। कहते हैं अगर ये नहीं रहेगा तो वो खत्म होगा, वो खत्म होगा तो ये खत्म हो जाएगी। अगर उद्योग नहीं रहेगा तो कृषि को हम कैसे दूसरे मटेरियल में बदलेंगे? बात वही पड़ गई ना। इसलिए ये दोनों चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मिश्रित आर्थिक नीतियाँ, भारत के मिश्र आर्थिक नीतियों को अपनाई गई है, और मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाना काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसलिए भारत के विकास में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपना रहे हैं, जिसके कारण भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही बेहतर जो है कर सकते हैं। राज्य ने भारी उद्योग को नियंत्रित किया है, और औद्योगिक बुनियादी ढांचा, विनिमय, व्यापार और कृषि में मुख्य महत्वपूर्ण हस्तक्षेप प्रदान भी की गई है। और यह सब एक नए भारत का निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रह सकती है। और अगला क्वेश्चन जो काफ़ी महत्व रखता है, स्वतंत्रता के समय विकास के प्रति दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर क्या थे? विकास पश्चिम के औद्योगिक देशों की तरफ बनने के बारे में था, कि हम पश्चिमी देशों के औद्योगिक विकास की तरफ अपने आप को बढ़ाएं। इसमें पारंपरिक समाज संरचना को टूटने के साथ साथ पूंजीवाद और उदारवाद का उदय भी शामिल था। यानी देखा जाए तो उस समय हमारी विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण थी, कि हम पूंजीवादी और उदारवादी का उदय भी शामिल था, और इस समय पूंजीवादी उदारवादी अपनी चरम सीमा पे थी। तो हमें किसी एक खेमे में जाना था, क्योंकि पूरे विश्व जो था दो खेमों में बटी हुई थी, पूंजीवादी और उदारवादी। आधुनिकीकरण का मतलब यही होता है कि विकास और भौतिक प्रगति को वैज्ञानिक तर्कसंगतता से हो। आधुनिकीकरण का मतलब ये होता है कि हम भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, विकास और वैज्ञानिक तर्कसंगतता की तरफ आगे बढ़ें। आपको पता ही होगा कि आधुनिकीकरण का मतलब ही होता है कि हम वैज्ञानिक रूल रेगुलेशन से किसी चीज़ को आगे बढ़ाएं। स्वतंत्रता के समय भारत में आधुनिक विकास के दो मॉडल अपनाने योग्य थे। एक जो था, आपको पता ही होगा कि यूरोप और अमेरिका के द्वारा बनाया गया था पूंजीवादी मॉडल, और दूसरा जो था यूएसएसआर द्वारा, यानी सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था समाजवादी मॉडल। अब इन दोनों मॉडल के हमारे समक्ष थे, दोनों में से एक में जाना हमारे लिए ज़रूरी था, लेकिन हमने यहाँ पर दोनों से अलग थलग अपने आप को जो है बढ़ाने की कोशिश की, जो हमारी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। कहते देखा जाए तो कम्युनिस्ट, समाजवादी और पंडित नेहरू के रूप में विकास के मॉडल अपनाने के संबंध में बहस छिड़ गई थी। यानी कम्युनिस्टों और समाजवादियों और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विकास के मॉडल पे जो है बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। देखा जाए तो कहते हैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित की जाने वाली व्यापक सहमति को प्रतिबंधित करने के लिए समाजवादी मॉडल का समर्थन किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ पर हमारा जो था, हमने समाजवादी मॉडल को जो है अपनाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं था कि हम पूंजीवादी को छोड़ दिए। हमने यहाँ पर जो अपनाया वो मिक्स अर्थव्यवस्था अपनाया, क्योंकि हम दोनों को लेकर चलना चाहते थे। हमारा दोनों विकास की तरफ जो है ध्यान था, इसलिए हम समाजवादी बेशक मॉडल को समर्थन में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इन्होंने जो है मिक्स इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, जो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था भारत की प्रगति के लिए। देखा जाए तो उपयोग इरादे के साफ हो गया कि सरकार ने सामाजिक और आर्थिक पुनर्वितरण के साथ साथ गरीबी उन्मूलन को भी प्राथमिकता दी। सरकार का सदैव ही यही रहता है विचारधारा कि भारत से कैसे जो है गरीबी को ख़त्म करे, लेकिन ये बहुत बड़ा दुष्कर्म कार्य है। न आने वाला सरकार कर सकती है, न जाने वाला सरकार कर सकती है। ये तभी होगी जब सरकार का जो है मकसद साफ हो और लोगों में अपनी मेहनत की क्षमता अधिक हो, और लोग जो है सही रास्तों पे चले
और अपने इरादों को जो है खरे उतरे। कहते हैं गरीबी उन्मूलन कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। गरीबी तब सिमट सकती है जब लोग पढ़े लिखे समझदार बनेंगे और सबको जो है रोजगारी का अवसर मिलेगा। रोजगार का अवसर मिलेगा तो हर व्यक्ति शिक्षित रहेगा, समझदार रहेगा और आने वाला जनरेशन भी इसी प्रकार चलता रहेगा। तो सरकार को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षा के स्तरों पर विकास करने की ज़रूरत है। कहते हैं किसी चीज़ को फ्री कर देना, किसी चीज़ से के कहते हैं शिक्षा मुफ्त कर देना। चलिए ये तो कार्य किया, अच्छी बात है, बट आपको पता ही होगा कि मुफ्त की चीज़ें कभी भी सुखदायक नहीं होती है। और शिक्षा तो सबसे बड़ी बात है। शिक्षा को सरकार ने फ्री किया है जनमानस के लिए, लेकिन कभी उन्होंने उसका जो है एनालाइज करके देखा है कि वो जिस स्कूलों में सरकारी फ्री किया है क्या उन बच्चों को ढंग से पढ़ाया जाता है? तो इस बात पर सरकार कभी जोर नहीं देती है। सिर्फ किताबी बातें और कागजी काम की जाती है, वास्तविकता यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आती है। और सबसे बड़ी हैरानी और सरकार की सबसे बड़ी मार तो मैं कंप्यूटराइज जो आज के समय में EWS कोटा के लिए सिलेक्शन होती है, वो सबसे बड़ा घटिया बना दिया है। आप तो सरकार ने किस्मत के ऊपर भी फैसला नहीं छोड़ा है, आप कंप्यूटर के ऊपर फैसला छोड़ा है और कंप्यूटर में लिख दिया है कि जो बच्चे 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे उन सबको सेलेक्ट कर लो, और जो बचा खुचा 1-2 सीट बच जाएगा वो 3 किलोमीटर के दायरे वालों को दे दो। तो ये सब बहुत ही अजीब बात है कि पहले 0 किलोमीटर वालों को दी जाती है, फिर 1 किलोमीटर वालों को, फिर 3 किलोमीटर वालों को। अब सोचिए, इसमें तर्क लगाइए कि प्राइवेट स्कूल में आम गरीब के बच्चे अब कभी पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गरीबी बस्ती हमेशा अच्छे अच्छे स्कूल से 10 किलोमीटर दूरी पे रखा जाता है। सोच लीजिए कि भारत का भविष्य अब अंधकार में कैसे जा रहा है, और इसमें किसी का हाथ नहीं है। ये पढ़े लिखे बड़े बड़े लोगों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि हमेशा मंत्री लोग के बच्चे जो होते हैं हमेशा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ती हैं, और जब ये पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो हमेशा सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे होती हैं। और आम गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट काम करते हैं, किसी के दुकान पे जाके। ये कैसी विडंबना है। अगर सरकारी स्कूल में इतना ही अच्छे से पढ़ाई होती है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी मंत्री हो, उसका बच्चा कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है? अगर आपको शायद किसी मंत्री का नाम पता हो जिन्होंने अपनी सारी शिक्षा बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में दिलाया है, वो भी मंत्री बने हुए रहते हुए, ये नहीं कि पहले सरकारी में पढ़ रहे थे, जब मंत्री बन गए तो प्राइवेट में डाला, ऐसा नहीं। मंत्री होते हुए अगर जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया है, अगर आपके कोई नज़र में हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि ऐसे महान व्यक्ति का मैं नाम भी जानना चाहूँगा जिसने अपने सारे जीवन में मंत्री होते हुए भी सरकारी स्कूल का जो है इज्जत सम्मान किया और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। अगर ऐसा है तो अगर सच्चा देशभक्त हो तो कमेंट जरूर करना, और कोई मंत्री का अगर नाम हो तो, नहीं तो मैं समझूंगा कि ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है। ठीक है, आगे देखिए तो कहते हैं वही इन नेताओं में मतभेद और बहस हुई। देखा जाए तो नेताओं में मतभेद और बहस आज काल के जो है एक अच्छी से रणनीति बन गई है। जनता को बेवकूफ़ बनाने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड होती है कि आपस में पार्टियां लड़ती झगड़ती रहती है और जनता को खुद से बेहतर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जब कहते हैं जब पार्टी नहीं बन रही होती है तो दुश्मन को भी गले लगा के पार्टी बना लेती हैं और एक नया रास्ते पे चलना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर नेताओं में मतभेद क्या हुई? कहते हैं आज़ादी से ही भारत में मतभेद की सिलसिला बरकरार है। कहते हैं कोई भी नेता इसलिए नहीं बनता है कि हमने देश की तरक्की करना है, देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए हर समय षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते रहते हैं, और यही हुआ कि औद्योगिकरण पसंदीदा मांग होना चाहिए था उस समय। किसी का औद्योगिकरण
पसंदीदा मांग थी और किसी का कृषि विकास का होना चाहिए, ये विचारधारा था, और किसी का था ग्रामीण गरीब को कम किया जाना चाहिए। तो सभी के अपने अपने मतभेद थे, अपने अपने विचारधारा थे, और इसी कारण से जो है आज तक भारत में डेवलपमेंट होने की संभावना जो है 0% ही है। आज भी गरीबी उतनी ही है और बेरोजगारी भी उतनी ही है, शिक्षा का स्तर भी उतनी ही है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और अंतिम क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय औद्योगिकरण और कृषि विकास के बीच चली बहस का तर्क बताएं। आपको पता ही होगा कि हमारे समक्ष देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी वो कृषि पे आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी औद्योगिक पे आधारित थी। अब यहाँ पर जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई औद्योगिकरण के रिगार्डिंग, तो औद्योगिक और कृषि के बीच एक बहुत बड़ा बहस छिड़ गया, क्योंकि 5 वर्ष में कृषि में इतना डेवलपमेंट नहीं हो सका जितना हमने सोचा था। तो जर्नल सी बात है, बहुत से लोग इस पे बहस करने लग गए कि हमने पहली पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरह सफल हुआ नहीं, कि हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के जो है पीछे पड़ गए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा सवाल था वहाँ के समर्थकों में और बड़े बड़े जो है विशेषज्ञों में, कि हम आखिर जो है दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम कृषि को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं। और ये सब बहुत बड़े इंपॉर्टेंट तर्क थे। कहते दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय उद्योग की तुलना में कृषि की प्रसंगता के संदर्भ में कुछ विवादास्पद मुद्दे उठे, क्योंकि कृषि उस समय उस तरह से प्रफुल्लित नहीं हुई जितना होना चाहिए था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि या ग्रामीण भारत के स्थान पर उद्योग पर जोर दिया गया। सबसे पहली बात तो यही थी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के जगह पर जो है उद्योग पर जोर दिया गया। उस समय गांधीवादी और शास्त्री जे.सी. कुमारप्पा ने ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर देने के लिए एक वैकल्पिक खाक प्रस्तावित किया, क्योंकि गांधी जी ये विचारधारा रखते थे कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और जो है वास्तविक जो लोग भारत के बसते हैं वो गांव में ही बसते हैं। ये बात गांधी जी का विचारधारा था और गांधी जी के विचारधारा के कारण जे.सी. कुमारप्पा ने इसी बात का समर्थन किया। कुमारप्पा ने ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर देने के लिए एक वैकल्पिक खाक प्रस्ताव रखा कि औद्योगिक पर हमें जोर देना चाहिए, लेकिन हमें कृषि को जो है पछाड़ना नहीं चाहिए। भारतीय लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह ने भी टिप्पणी की कि ग्रामीण कल्याण की कीमत पर शहरी और औद्योगिक वर्गों में समृद्धि पैदा करने वाली योजना है, कि जो हम औद्योगिक विकास की तरफ जा रहे हैं उसका एक ही मतलब है कि हमने ग्रामीण कल्याण को जो है पीछे छोड़ दिया है। और ये भारतीय लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह का साफ विचारधारा थी और ये महत्वपूर्ण भी था। कहते एक नीति सफल हुई नहीं कि हम दूसरे नीति की तरफ आगे बढ़ गए। हमारे देश में आज भी यही प्रोग्राम चल रही है। हमारा एक नीति सफल होती नहीं है कि दूसरा सरकार की नीति सामने खड़ी हो जाती है। ये बड़ी बड़ी विडंबना है। पहले एक को दूसरे शख्स का रूल को लागू कीजिए, तब दूसरे का अनुसरण कीजिए। लेकिन अगर आप एक के बाद एक रूल रेगुलेशन चेंज इतना जल्दी करते जाओगे ना, तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और लोग परेशान हो जाते हैं। कहते लोगों को परेशान करना आजकल की सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता बन गई है। आए दिन रूल रेगुलेशन को चेंज करना, आए दिन करना। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि पंचवर्षीय योजना जो थी पहले तो सफल हुई नहीं इतना अधिक, और दूसरा लेके आ गए वो भी औद्योगिकरण के लिए। तो जनरल सी बात है, गाँव का जो है अनदेखा करना। यहाँ पर इसी बात के ऊपर बहस चलती रही। देखा जाए तो अन्य लोगों ने बहस की एक औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि के बिना गरीबी कम नहीं की जा सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण बहस थी कि लोगों ने बहस की कि औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि के बिना हम गरीबी कम नहीं कर सकते। लेकिन ये बात गलत है। अगर हम भारत में अगर गरीबी कम करना चाहते हैं तो हमें कृषि के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कृषि में जितना उत्पादन होगी उद्योगों में उतना उत्पादन होगा, और कृषि में अगर उत्पादन हुआ तो इसके लिए बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर इसको हम भेज सकते हैं और वहाँ से जो है हम अच्छे खासे भारत में जो है डॉलर ला सकते हैं। तो इससे जो है भारत में गरीबी भी कम होगी और भारत के लोग जो है विकास भी करेंगे, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश ही कहलाता है। आज से भी, पहले से भी और फ्यूचर में भी यही कहलाएगा, क्योंकि हम कृषि पे काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हमारा पूरे विश्व में है।
और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए तो इस पे बहुत बड़ी बहस थी कि बहुत से लोगों का विचार था कि जब तक हम औद्योगिक विकास नहीं करेंगे हम गरीबी कम नहीं कर सकती। लेकिन ये तो सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी, राजनीतिक डिबेट थी, बहस थी। कहते भारत की योजना में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई कृषि नीति नहीं थी। कि भारत की योजना जो बनाई गई थी उसमें खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि के संबंधी कोई भी रणनीति तैयार नहीं की गई थी, यानी कृषि को छोड़ दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और इससे समुदाय विकास के कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए गए। देखिए, समुदाय विकास के कार्यक्रम भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है प्रस्तावित किया गया। और सिंचाई परियोजना पर बड़ी रकम खर्च की और विफलता नीति नहीं बल्कि भूमि स्वामी वर्गों की राजनीति के कारण इसके कामयाबी में विफलता थी। यानी देखा जाए तो बेशक सरकार ने यहाँ परियोजना पर बड़ी रकम खर्च की लेकिन ये विफल रहा और सारे के सारे जो फ़ायदा थे जो बड़े बड़े भूमि स्वामी थे उनको ये प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यदि सरकार ने कृषि पर अधिक पैसा खर्च किया होता तो इसे ग्रामीण गरीबी की व्यापक समस्या का समाधान नहीं होता। अब यहाँ पर सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने बहस है। कहते हैं विचार रखना सबका प्राथमिक दायित्व होती है, अपना अधिकार है, लेकिन जो बात सही है उसी पे अनुसरण किया जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि हम किसी बात को एनालाइज करें, समझने की कोशिश करें कि कौन सा चीज़ें कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और कैसे ये विकास के अपनी चरम सीमा पर पहुँचेगा। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा था चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत यानी पॉलिटिकल प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन किए हैं वो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर समझदार बच्चे वो करेंगे जो करना चाहिए, नोट करेंगे, समझेंगे, क्योंकि नोट नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम तक आपके पास शायद ना भी रहे। कहते हैं तो यूट्यूब पे जब मर्जी देख सकते हो, उसको कोई बुराई नहीं है, लेकिन कॉपी पे भी नोट करना फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, इसलिए कॉपी पे नोट कीजिए, से अक्षरों का भी सही मार्गदर्शन होता है, क्योंकि लिखने में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। इसलिए अक्षरों को नोट कीजिए, सोचिए नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए दोस्तों, कहते हैं जहाँ समझ आए वही बात सही है। और त्रिपाण चंद्र एक सीरीज वाइज चलता है, आपके लिए हर क्षेत्र में हर जगह आपके लिए ही कार्यरत है। कहते हैं आपने देखा ही होगा कि हर क्लास के बच्चों के जैसे जैसे डिमांड रहते हैं वैसे वैसे मैं वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। कभी 8th का, कभी 9th का, कभी 10th का, कभी 12th का, कभी BA का, कभी MA का। तो जर्नल सी बात है, ये आपके लिए ही त्रिपाण स्टडी सेंटर है। जो समस्या आएगी उसको कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, हम आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी भी कमेंट जो बच्चे करते हैं उनसे मैं कभी दुखी नहीं होता हूँ, चाहे वो जो मर्जी मुझे कहें, इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ इतना बात से फ़र्क पड़ता है कि आप देखिए, समझिए, अगर अच्छा लगता है दूसरे बच्चे से शेयर कीजिए। अगर शेयर नहीं करते हो तो मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिसे आपको समझ में आ गया उसे दूसरे बच्चों को भी समझ में आ जाना चाहिए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। ये विचार काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसे सोचना नहीं होता दोस्तों, जितना हो सके शेयर करने की भावना आपके मन में बना रहना चाहिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। देखिए, कहते हैं ना, हेल्प करने का एक छोटा सा साधन है। मैं जानता हूँ कि अगर आपको ना पसंद हो तो मत कीजिए। कहते हैं जो पसंद आए वही कार्य करना चाहिए, लेकिन ये पढ़ाई का सतर है, शिक्षा का माध्यम है। शिक्षा को माध्यम जो है शेयर करने में कभी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हाँ, गलत चीज़ें अगर शेयर कर रहे हो तो इसमें ज़रूरी हिचकिचाहट होनी चाहिए, क्योंकि युवक उसको काफ़ी प्रभावित भी कर सकता है। लेकिन वीडियो नहीं प्रभावित करता। अगर ये वीडियो शेयर करते हो तो उनको अगर समझ में आएगा तो रखेंगे बच्चे, नहीं है तो जनरल सी बात है, लीव कर जाएंगे, क्विट कर जाएंगे। कोई इसमें ज़बरदस्ती की सवाल नहीं उठता है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन चाहते हो कि और भी आपको प्राप्त होता ही रहे, क्योंकि आपको तो पता है कि समय समय पर हर वीडियो बनता रहता है। और ये प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहते हैं 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारी वीडियो उपलब्ध है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इतने सारे वीडियो, इतने सारे क्लास के, समझिए 8 से लेकर MA तक बच्चों यहाँ जुड़ सकते हैं और जुड़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।